हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे केपलर्स लॉ। तो बच्चों, केपलर ने अपने लॉ में डिस्क्राइब किया है प्लानेटरी मोशन। तो प्लैनेट जो मूव होते हैं या फिर वो जो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो किस तरह से चक्कर लगाते हैं, इसको डिस्क्राइब किया है। लेकिन बच्चों, इसकी अगर देखा जाए तो एंशिएंट टाइम की अगर बात करेंगे तो एस्ट्रोनॉमर्स भी बहुत सारे प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व करते थे। लेकिन वो क्या करते थे, खुली आंखों से उसको देखते थे और अंदाजा लगा कर एस्ट्रोनॉमी करते थे, बराबर। लेकिन गैलीलियो के बाद क्या हुआ बच्चों, बहुत सारा डाटा ये प्लैनेटरी मोशन के बारे में अवेलेबल हो गया और इसी डाटा को केपलर ने स्टडी करके नोटिस किया कि ये जो प्लैनेट मोशन करते हैं या मूव करते हैं, ये एक लॉ है, कुछ तो भी लॉ होगा, और लॉ के आधार पर वो सभी अपना मोशन प्लैनेटरी मोशन करते हैं। तो वो लॉ जो है वो प्लैनेटरी मोशन के वो केपलर ने यहाँ पे स्टेट किए, ठीक है, डिस्क्राइब किए। तो देखते हो क्या है। लेकिन बच्चों, ये केपलर्स लॉज देखने के पहले बात करेंगे इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? तो बच्चों, इट इज अ कर्व ऑब्टेन व्हेन कोन इज कट बाय इंक्लाइन प्लेन। अगर इंक्लाइन प्लेन में हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे एक कर्व हमें मिलता है और दिस कर्व इज कॉल्ड एज इलिप्स। तो जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। ने सेकंड पॉइंट पे बताया कि इट हैज टू फोकल पॉइंट्स। इसमें दो फोकल पॉइंट्स होंगे, एक इधर और एक इधर, F1 और F2 ऐसे हम उसको नाम देंगे, ठीक है। F1 F2 फोकल पॉइंट फर्स्ट, फोकल पॉइंट सेकंड। थर्ड बात की है, थर्ड पॉइंट है बच्चों, द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकल पॉइंट्स फ्रॉम द एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। ये समझने से पहले मैं बात ड्रॉ करता हूं। देखो बच्चों, ये एक एक्सिस हम यहां से ड्रॉ करेंगे जो कि दोनों फोकल पॉइंट से जाता है और इसका सेंटर पॉइंट यहां होगा, बराबर। और ये जो एक्सिस है बच्चों, ये है मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और दूसरा जो एक्सिस है ये यहां पे मैं करूंगा, तो ये है माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये बात समझ लेना, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अगर यहाँ इसकी बात की जाए तो ये क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस। ये दोनों क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। आगे ये हमें काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, सेमी मेजर एक्सिस। ओके, सेमी मेजर एक्सिस मतलब वन हाफ द मेजर एक्सिस। एक हाफ जो रहेगा उसको ही सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द फोकल पॉइंट। चलो, ये फोकल पॉइंट है, तो क्या करना है, यहां पे सम करना है फ्रॉम द एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व ऑन द कर्व। ये यहां पे एक पॉइंट लिया है, एग्जांपल लेंगे, एवरी पॉइंट की बात की, लेकिन हम एक ही पॉइंट लेंगे। तो डिस्टेंस टू द फोकल पॉइंट्स, यहां बात की है पॉइंट्स की, तो दोनों पॉइंट्स की बात, एवरी पॉइंट ऑन द कर्व से, जो ये कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उससे दोनों फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा उसका सम कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर ये पॉइंट हम ए लेते हैं तो ये थर्ड पॉइंट के हिसाब से AF प्लस AF2, ठीक है। बात कर रहे हैं एवरी पॉइंट की। चलो, पॉइंट ए दूसरा यहां पे लेते हैं, इसका नाम देते हैं B। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू BF1 प्लस BF2। मतलब इसका सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकल पॉइंट्स, फोकल पॉइंट्स का सम का डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, एवरी पॉइंट ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। ये पॉइंट पे जो लिया, मतलब इसका जो दोनों फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा उसका समेशन इज इक्वल टू द अनदर पॉइंट लिया और उसका जो डिस्टेंस है दोनों फोकल पॉइंट के फोकल पॉइंट से, तो उसका सम किया तो दोनों भी इक्वल रहेंगे। और तीसरा पॉइंट लेंगे, चौथा पॉइंट लेंगे, तो सभी कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो बच्चे, ये बात जो है, जो कि सेमी मेजर एक्सिस और ये जो
थर्ड पॉइंट है सम ऑफ द डिस्टेंस टू द फोकल पॉइंट, सम ऑफ द डिस्टेंस फोकल पॉइंट फ्रॉम एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट्स ऑन द कर्व इज कांस्टेंट। ये बात याद रखना है, ये दो बात याद रखेंगे। सभी मेजर एक्सिस क्या होता है, इट इज वन हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या है, इट इज द लाइन passes through the two focal point at the center of the ellipse. Okay, जो बड़ी लाइन रहेगी, जो लाइन passes through the दोनों both focus, okay, and center of the curvature, it is called as major axis। तो major axis का जो आधा पार्ट रहेगा, वन हाफ रहेगा, that is called as semi major axis। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे केपलर्स के फर्स्ट लॉ की। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है, देखो जी यहाँ पे मैंने स्टेट किया है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के ऑर्बिट की बात हो रही है। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, एक प्लैनेट का जो ऑर्बिट रहेगा इज अ इलिप्स, वो एक इलिप्स रहेगा जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। विद द सन, वो इलिप्स किसके साथ बनाएगा, सन के साथ। लेकिन सन की पोजीशन कहाँ होगी हमें पता है, इसके पहले हमने देखा कि इलिप्स को दो फोकस रहते हैं, तो एक फोकस, कोई भी एक फोकस पे सन रहेगा। तो इस तरह से ये पहली प्लैनेटरी मोशन जो है वो उसने फर्स्ट लॉ में बताई कि प्लैनेट किस तरह से मूव करेंगे। तो प्लैनेट एक क्या फॉर्म करेंगे, इलिप्स फॉर्म करेंगे, उसकी जो ऑर्बिट रहेगा वो एक इलिप्स रहेगा, और जो सन की पोजीशन है एक कोई भी एक फोकस पे वो रहेगा, दोनों में से कोई भी एक फोकस में वो रहेगा, या फिर इधर रहे तो इधर, ठीक है, एक तो इधर रहेगा एक तो उधर रहेगा। समझे, यहाँ हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ का ये हो गया ऑर्बिट, और ये जो सन है कोई भी एक फोकस पे रहेगा। मतलब हमारे अर्थ कैसे मूव करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए वो सन के पास होती है, तो कुछ दिनों के लिए वो सन से बहुत दूर होती है। तो ये होता है प्लैनेटरी मोशन, जो कि फर्स्ट लॉ में केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना है, बहुत सिंपल बात है, कोई भी बता सकता है, मतलब आप याद रखेंगे ये लॉ बहुत आसान है। ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स, ये तो सबको पता है कि ऑर्बिट जो है इलिप्स है, अब हमको पता है लेकिन पहले नहीं था। तो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ द फोकस, कोई भी एक फोकस पे वो रहेगा। ठीक है, इतना सिंपल लॉ है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देके उसको पढ़ना है, ओके, और याद रखने के लिए आसान है। चलो बात करते हैं सेकेंड लॉ की, केपलर्स सेकेंड लॉ। अभी अब यहाँ पर देखेंगे, देखो बच्चों क्या स्टेट करता है, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। ये जो लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड, ये एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, समझो ये लाइन है, ये सन है और ये प्लैनेट है, ओके। ये लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया स्वीप करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी मैंने यहाँ पे एक टाइम, समझो एक एरिया की बात हुई है, एक घंटे में अगर समझो इसने इतना एरिया कवर कर लिया, जब प्लैनेट दूर रहेगा तो उसको इक्वल एरिया कवर करने के लिए उसको स्पीड उसकी क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्लैनेट की स्पीड डिक्रीज होती है, और जितना एरिया इसने कवर किया है इतना ही एरिया यहाँ पे कवर हो जाता है। देन अगर प्लैनेट समझो यहाँ पे सन के बहुत पास है, तो तब उसको इसने जितना एरिया कवर किया है उतना ही एरिया यहाँ पे कवर करना है, जो कि सन के नजदीक होने के कारण यहाँ पे वो जो प्लैनेट है उसकी रिवॉल्विंग स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने के कारण बराबर वो अपना एरिया इक्वल कवर कर लेता है। तो इसलिए देखो बच्चों, ये जब प्लैनेट की स्पीड कम ज्यादा जो होती है, यही रीजन है, ये लॉ की वजह से वो होता है, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल एरिया क्या कर लेता है, स्वीप कर लेता है, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप कर लेता है। ठीक है बच्चों, यही रीजन होता है कि प्लैनेट की स्पीड जो है कम ज्यादा होने का। ठीक है, तो देखो यहाँ अगर हम बात करेंगे, ये फोकस है, चलो इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ है एच। ठीक है, तो जो ए बी एफ का जो एरिया है इज इक्वल टू
CFD इज इक्वल टू HFE। ये जो इसके जो एरिया रहेंगे बच्चों, बराबर है, इसका जो एरिया रहेगा ये सभी के एरिया किस तरह से रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि एक ही घंटे में हम टाइम इंटरवल भी देखो यहाँ पे सेम लिया है 1 आवर 1 आवर। ओके, 1 आवर में ये इक्वल एरिया स्वीप करेगी। कौन? ये लाइन ज्वाइनिंग टू द प्लैनेट एंड सन। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये सेकेंड लॉ होता है केप्लर्स का। चलो इसके बाद देखते हैं थर्ड लॉ। तो बच्चों केप्लर्स थर्ड लॉ, केप्लर्स ने अपने थर्ड लॉ में क्या एक्सप्लेन किया है, देखो द स्क्वायर, जिसको मैंने सर्कल किया है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, प्लैनेट का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उसका स्क्वायर सन के बाजू में रिवॉल्व करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस है? मीन डिस्टेंस, उसका क्यूब है ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब सन और प्लैनेट का जो डिस्टेंस होगा वो। तो हाँ, तो ये हो गया, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहेगा। उसको देखो बच्चों, जो मीन डिस्टेंस है उसको सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले समझाया है। देखो समझो ये ऑर्बिट है, बराबर है, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, समझो ये ऑर्बिट है और यहां पर सन है। बात क्या हो रही है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की, मतलब समझो ये अर्थ है, ये अर्थ क्या कर रही है, इसके बाजू में रिवॉल्व कर रही, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में होता है, ये तो हमने पहले लॉ में देखा, सॉरी ये इलिप्स में होता है, ये पहले लॉ में देखा है। इलिप्स में इस तरह से घूमती है, ये उस अर्थ है, रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, बराबर। तो ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, हमें पता है 365 डेज लगते हैं, तो उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट फ्रॉम द सन, और सन और बीच के, इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ये रहेगा और कम डिस्टेंस ये रहेगा, इन दोनों का मीन डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन बात क्या हो, अब दूसरा भी तरीका है, तो चलो इसकी ये करते हैं, क्या कर लेंगे, ये पूरा इसका मेजर एक्सिस ड्रॉ किया और ये इसका माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लिया। तो मेजर एक्सिस, बात हो रही है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस मतलब क्या, ये सेंटर पॉइंट रहेगा, तो इसका जो आधा पार्ट रहेगा वन हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस का जो आधा पार्ट रहेगा ये रहेगा सेमी मेजर एक्सिस। ओके, सेमी मेजर एक्सिस, ये जो डिस्टेंस रहेगा इसका क्यूब कर दो, बराबर, क्योंकि ये तो बराबर आधा ही रहेगा, तो मीन डिस्टेंस अपने आप आ जाएगा। तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है, ये तो सेमी मेजर एक्सिस लिखो या फिर मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो इस तरह से अगर समझो, हमने ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को टी माना, टी क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कंसिडर करना है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, एंड आर को अगर हमने ये जो मीन डिस्टेंस माना, क्या माना, मीन डिस्टेंस, शॉर्ट में लिखता हूं मीन डिस्टेंस, या फिर सेमी मेजर एक्सिस को हमने मान लिया। ओके, तो ये जो लॉ कर रहा है, इसके हिसाब से स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। ये जो मीन डिस्टेंस रहेगा सन एंड प्लैनेट के बीच में, सबसे ज्यादा ये, सबसे कम ये, इनका मीन निकालो, वो आ जाएगा मीन डिस्टेंस, या फिर इसको ही हम सेमी मेजर एक्सिस भी कह सकते हैं। उसका ये जो सेमी मेजर एक्सिस जो मैंने यहाँ पे बताया, उसका डिस्टेंस काउंट कर लो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। कैसे रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या रहती है, क्या है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर हमने टाइम पीरियड अगर इंक्रीज कर दिया है तो यहाँ पे डेफिनेटली रेडियस भी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर उल्टा, अगर रेडियस को हमने डिक्रीज कर दिया, सॉरी रेडियस को अगर इंक्रीज कर दिया तो टाइम पीरियड इंक्रीज होना चाहिए, इसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से, और ये लॉ सभी प्लैनेट को एप्लीकेबल है, ठीक है। उल्टा उसका करेंगे, देखो अगर समझो टाइम पीरियड कम होगा तो रेडियस कम हो जाएगी, या फिर रेडियस कम होगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। बात करेंगे, देखो ये सन है और देखो ये प्लैनेट्स है, मैंने सर्कल निकाला लेकिन समझो, ये पहला कौन है,
वेनस है, दूसरा मर्क्यूरी है और तीसरा हमारा अर्थ है। तो देखो बच्चों इसकी रेडियस जो है वो कम है, तो इसका टाइम पीरियड भी कैसा रहेगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी कम रहेगा, जो कि मास से कम है, क्योंकि मास की रेडियस ज्यादा है, मास की रेडियस ज्यादा होने के कारण मास का पीरियड मर्क्यूरी की रेडियस ज्यादा है सर्कुलर ऑर्बिट की, बराबर है, ये सन से उसका डिस्टेंस ज्यादा है, वेनस से ज्यादा है, तो जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। और फिर बात करते हैं अर्थ की तो उससे भी ज्यादा है, बराबर है, तो फिर उसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरह से ऑर्बिट इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, उस तरह से टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। यही बात कहता है ये केपलर्स थर्ड लॉ। ये सिर्फ हमारे सन के लिए डिपेंड नहीं, देखो हम मतलब सिर्फ एप्लीकेबल नहीं। देखो अगर समझो ये अर्थ है, अर्थ के बाजू में ये मून रिवॉल्व कर रहा है, ये मून के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब प्लैनेट के जो सब नेचुरल सैटेलाइट है उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है लॉ। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, यहां तक तो हम आगे देखेंगे। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये बात एकदम बढ़िया है, देखो किस तरह से टी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर को अगर उसके मेन डिस्टेंस से अगर फ्रॉम द सन जितना जो डिस्टेंस रहेगा उसको अगर डिवाइड करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हम वेनस का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और उसका मेन डिस्टेंस को अगर डिवाइड करेंगे तो जितना मर्क्यूरी का आएगा, जितना अर्थ का आएगा, उतना ही वेनस का आएगा। मतलब ये सभी जो प्लैनेट यहाँ पे रहेंगे, अर्थ के बाद मार्स, देन जुपिटर, ये सभी का अगर हम ये फार्मूला में उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड इसका डिस्टेंस का क्यूब करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो सभी का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम आएगा, सभी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। करके देखना बच्चों, बहुत मैजिकल है ये। ठीक है, तो ये होता है केपलर्स लॉ, जो हमें क्या करवाता है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस में मीन डिस्टेंस अगर इनका रेशियो लिया जाए तो वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।